अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हो तो आपस में शादी ना करें, क्योंकि किससे जो होने वाली संतान होगी वो 50% से अधिक चांस है कि वो थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा हो। इंडिया के अंदर थैलेसीमिया के कितने केसेस हैं? 2 लाख बच्चे मैंने बताया जैसे। इंडिया के अंदर हर एक साल कितने यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है? मतलब आपको जान के हैरानी होगी, कैंसर पेशेंट जब उसकी रेडिएशन कीमोथेरेपी चलती है, एक कैंसर पेशेंट को ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट 100 यूनिट तक ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। तो आप लोगों को कैसे रेडी करते हैं फिजिकली और मेंटली डोनेशन के लिए? मतलब ये तो अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये लगता है कि नहीं यार हम क्यों दें। जब तू पैदा होने वाला था तो 1 यूनिट ब्लड चाहिए था, डॉक्टर ने मांगा था और मेरे पिताजी ने नहीं दिया था। बच्चा फोन कर रहा है कि भैया प्लीज मेरे को बचा लो, ब्लड दिलवा दो। विपिन भैया मेरे साथ तो जो होना था ना हो गया, वो तो बदलेगा नहीं। मैं जिसकी जान बचाने आया हूँ वो काम पूरा कर दूंगा। सरकार रूल बना दे कि जब तक ये टेस्ट आप नहीं करा के आओगे आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खास एपिसोड में मोटिवेशन वेव्स के पेज पे। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर आज एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है ब्लड डोनेशन या फिर ब्लड की रिक्वायरमेंट। हमारे साथ आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दिल्ली का ब्लड मैन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विपिन गर्ग जी की, जिन्होंने दिल्ली के अंदर हजारों बच्चों को नया जीवन दिया है। थैलेसीमिया जैसी बीमारी से जितने बच्चे पीड़ित हैं या जिन लोगों के संज्ञान में ये बीमारी है, उन लोगों के लिए उन्होंने बहुत मेहनत से पिछले 3-4 सालों में काफी अच्छा कार्य किया है। और थैलेसीमिया जितनी भयंकर बीमारी है, इसके बारे में, इसके जो उपचार हैं, इसकी रोकथाम है, इसके बचाव है, इसके बारे में बहुत अलग अलग जगह जाकर के विपिन गर्ग जी कोशिश कर रहे हैं कि देश दुनिया के लोग इसको जानें। और इन्होंने कुछ भयानक आंकड़े भी मुझे कैमरे के पीछे बताए हैं, जो अब इस वीडियो में आप सुनेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे देश को सही समझदार लोगों की जरूरत है और कैसे हम ब्लड डोनेशन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। जैसे कि देश को जितनी भी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट एक साल के अंदर होती हैं या हर रोज होती हैं, जिनकी वजह से सैकड़ों बच्चों का, सैकड़ों लोगों का जीवन बच सकता है, उस सब में कैसे हम लोग मिलजुल करके योगदान दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं विपिन गर्ग जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं विपिन जी आप? बहुत बढ़िया सर। सर, जितनी बातें कैमरा से पहले हमने की हैं वो सब यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपको लोग ब्लड मैन ऑफ दिल्ली के नाम से जानते हैं, तो इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी? सर इस सब की शुरुआत तो मैं वैसे ब्लड देता आ रहा हूँ 19 साल की उम्र से जी। अगर मैं बात करूं तो मैंने पहली बार ब्लड दिया था मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल जी के लिए। उनको डायलिसिस होता था 15 दिन में जी। तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया, मेरे पड़ोस में रहता है वो, उनके मामा जी के लिए ब्लड चाहिए था जी। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। पेरेंट्स ने थोड़ा सा मना किया था लेकिन नहीं डरते थे उस उम्र में, ठीक है दे आए, तो आदत सी लग गई, चलो देते रहते थे। अब बीच में कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि कोविड में आपको पता है सब काम धंधे शट डाउन थे, सबको लोग खाली बैठे थे जी। तो हम भी घर पे खाली बैठे थे, तो मेरे पास किसी की कॉल आती है अपोलो हॉस्पिटल से, सरिता विहार से जी। कॉल नहीं आती, एक्चुअली में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था, तो ब्लड चाहिए था। मैं चला गया वॉलंटियरली देने, तो वहां जाके मुझे पता लगा पहली बार लाइफ में थैलेसीमिया नाम की कोई बीमारी होती है, क्योंकि जिस बच्चे के लिए मैं ब्लड देने गया था ना उसको थैलेसीमिया था जी। फिर क्यूरियोसिटी थी, कुछ खाली थे, टाइम था, तो गूगल पे सर्च किया कि भाई क्या है थैलेसीमिया, कैसी होती है, कितने पेशेंट्स हैं जी। जब उसके बारे में जानकारी पढ़ने लगा तो और उसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। बहुत पढ़ा उसके बारे में, कई महीनों तक पढ़ा। तो वो हमारे दर्शकों को भी बताइए कि थैलेसीमिया है क्या? सर थैलेसीमिया को अगर समझना है ना, हमें इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा जी। एक होता है थैलेसीमिया माइनर और एक होता है थैलेसीमिया मेजर जी। तो थैलेसीमिया माइनर तो हमारे देश में 4% लोग हैं, हर 100 में से 4 व्यक्ति थैलेसीमिया माइनर है, लेकिन उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं। थैलेसीमिया माइनर जो है ना वो कोई बीमारी नहीं है, वो बीमारी की जड़ जरूर है, लेकिन केंद्र है, सेंटर है, वो सेंटर है, वो कैरियर है थैलेसीमिया के हाँ। और जो एक्चुअल बीमारी है वो थैलेसीमिया मेजर है। तो इनमें क्या फर्क है? थैलेसीमिया माइनर तो करीबन 6 करोड़ लोगों को है हमारे देश में। 4% जो आपने बताया, 4% तो 6 करोड़ लोगों को है, और वो वैसा ही स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसा आप और मैं कर रहे हैं जी। आप और मैंने भी जब तक उसका टेस्ट नहीं कराया, थैलेसीमिया कैरियर का टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको HbA1c टेस्ट भी बोला जाता है। HbA1c ओके, वो टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, वो मैं उस पर आता हूँ कि क्यों जरूरी है। तो 6 करोड़ लोग ऐसे स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, व्यूअर्स की जानकारी के लिए भी, कि अमिताभ बच्चन ही इज अ थैलेसीमिया माइनर ओके, जैकी श्रॉफ ही इज अ थैलेसीमिया माइनर, काफी बड़े नाम, और उससे उनके जीवन पे कोई असर नहीं है। तो पब्लिक फिगर्स हैं, आप सब लोग जानते हैं, देखते हैं। बीमारी कहाँ पे है ये कि अगर 2 थैलेसीमिया माइनर व्यक्ति आपस में शादी करते हैं तो उनसे होने वाली जो संतान है उसके 50% से अधिक चांसेस है थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होने के ओके। और एक्चुअल जो बीमारी है वो है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर से उसके कैरियर है वहां के,
तो थैलेसीमिया मेजर जो बीमारी है उसमें बच्चा जब पैदा होता है और जब तक वह जिएगा तब तक उसको रेगुलर इंटरवल्स पे 15 दिन 20 दिन के अंतराल पे रेगुलरली ब्लड चढ़वाना पड़ता है बॉडी में, बिकॉज उसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो ऐसे 2 लाख से ज्यादा बच्चे हैं हमारे देश में और 10 से 15 हजार ऐसे बच्चे हर साल और देश में पैदा होते हैं जागरूकता ना होने की वजह से। अगर हम उन 6 करोड़ लोगों को आपस में शादी करने से रोक दें, थैलेसीमिया माइनर लोग जांच करा ले शादी से पहले, ठीक है, ये जांच भी इतनी सरल रूप से उपलब्ध नहीं है एक तो हर लैब में, और जागरूकता नहीं है। जब कोई टेस्ट कराने नहीं जाता तो उसकी फैसिलिटी कोई लैब वाला क्यों रखेगा अपना? डॉक्टर लाल जैसी लैब में भी ये टेस्ट नहीं है। तो ये कहाँ पे हो सकता है? ये सर अगर हम दिल्ली की बात करें तो आप रेड क्रॉस में करा सकते हैं। ओके, इसकी कॉस्टिंग क्या आती है? रेड क्रॉस में अगर आप कराएंगे, रेड क्रॉस सरकारी संस्था है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्लड सेंटर है हेडक्वार्टर अपना पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, संसद मार्ग पे, तो वहां पे सिर्फ 150 रुपए चार्ज है इसका। ओके, तो अगर हर व्यक्ति शादी से पहले टेस्ट करा ले, अपना भी और अपने पार्टनर का भी, और उसको ये पता लगता है कि दोनों में से कोई एक थैलेसीमिया माइनर है या दोनों में से कोई भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हो तो आपस में शादी ना करें, क्योंकि उनसे जो होने वाली संतान होगी वो 50% से अधिक चांस है कि वो थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चे के लिए भी और उस परिवार के लिए भी जिंदगी भर पीड़ादायक ही बना रहेगा। इंडिया के अंदर थैलेसीमिया के कितने केसेस हैं? 2 लाख बच्चे मैंने बताया, जैसे 2 लाख बच्चे हैं। करीबन 3500 बच्चे सर सिर्फ दिल्ली में है, सिर्फ दिल्ली में है। और 10 से 15 हजार बच्चे और ऐसे पैदा होते हैं सर। इन बच्चों को हर एक 15 दिन में ब्लड चाहिए होता है, उसका यूनिट्स का कुछ अलग स्पेसिफिक आप बता सकते हैं? तो सर जैसे छोटा बच्चा है बिल्कुल, तो उसका है शुरू में 100 ml ब्लड चाहिए, ठीक है। फिर अगर वो 4-5 साल का बच्चा है 1 यूनिट ब्लड 15-20 दिन के इंटरवल पे होता है, जैसे बॉडी टाइप उनका हेमोग्लोबिन जितना प्रोड्यूस कर रही है। कुछ बच्चों को 1 महीने में चढ़ता है, कुछ को 21 डेज में चढ़ता है, किसी को 2 वीक्स में चढ़ता है। और जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है, 15 साल का 20 साल का बच्चा हो गया, उसको हो सकता है पर इंटरवल 2 यूनिट 3 यूनिट भी चढ़ानी पड़ती है एक साथ। इंडिया के अंदर हर एक साल कितने यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो थैलेसीमिया के केसेस हों या कोई और केस? सर हिंदुस्तान में हमें हर साल करीबन 15 मिलियन यूनिट्स, मतलब 1.5 करोड़ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है हर साल, ठीक है। वो सुनने में आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप हिसाब लगाएं तो हम जिस देश में रहते हैं उसकी जनसंख्या 150 करोड़, तो अगर सिर्फ 1% लोग देश की जनसंख्या के साल में सिर्फ एक बार रक्तदान करें तो हम इस आंकड़े को छू सकते हैं। इवन हम दूसरे देशों की भी मदद कर सकते हैं। हमारा ये रेशो कहाँ तक रुक जाता है फिर आकर के? 1 करोड़ 10-15 लाख पे, यानी मतलब 1% लोग भी इंडिया के अंदर ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं? सर 0.3% लोग करते हैं। 1% तो तब है जब अगर साल में एक बार करें। 0.3% लोग ही हैं जिन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है, जो कोई साल में एक बार करता है, कोई 2 बार करता है, कोई 4 बार भी करता है। तो उसी से ही 1 करोड़ 10-15 लाख यूनिट जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक हम पहुंच पाते हैं। 3.5 मिलियन यूनिट्स, 35 लाख यूनिट हम शॉर्ट है, मतलब 8 से 10 हजार यूनिट ब्लड प्रतिदिन हम शॉर्ट है। उसका मतलब 8 से 10 हजार लोग प्रतिदिन हिंदुस्तान जैसे देश में अपनी जान गंवा देते हैं खून ना मिलने की वजह से। काफी बड़ा नंबर है और भयानक नंबर है। यानी जब हमें चाहिए होता है तो हम गुहार लगाते हैं और देने के नाम पे हम पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल सर। सर आप एक चीज का अनुमान लगाइए, देखिए जी, आज जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी साइंस तरक्की कर रही है जी, उतनी ब्लड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है ना जी। बाईपास सर्जरी होती है जी, नी रिप्लेसमेंट होता है, हिप रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी है, कैंसर के जितने ट्रीटमेंट सब में ब्लड चाहिए। कैंसर में तो मतलब आपको जान के हैरानी होगी, कैंसर पेशेंट जब उसकी रेडिएशन कीमोथेरेपी चलती है, एक एक कैंसर पेशेंट को ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट 100 यूनिट तक ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये नंबर तो और फ्लक्चुएट हो जाता होगा जो अभी हमने डिस्कस किया। बिल्कुल। और हमारे देश में डेली 3500 एक्सीडेंट होते हैं सर, और उसमें से 1500 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, ठीक है, उनको भी ब्लड चाहिए। करीबन 500 मौतें होती हैं हमारे देश में हर दिन सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में, तो उनको भी जब वो क्रिटिकल होते हैं उस टाइम ब्लड चाहिए। ट्रॉमा पेशेंट को ब्लड चाहिए, जो कोई पेशेंट जल गया उसको ब्लड चाहिए, अगर कोई सर्जरीज जैसे मैं बता रहा हूँ उनको ब्लड चाहिए, थैलेसीमिया पेशेंट्स को तो ब्लड चाहिए ही चाहिए, कैंसर पेशेंट्स को ब्लड चाहिए, डिलीवरी पेशेंट को ब्लड चाहिए। कितनी डिलीवरी होती है हमारे देश में हर साल? लाखों डिलीवरी होती है, ठीक है।
उन सबको ब्लड चाहिए, सबको नहीं, लेकिन कुछ डिलीवरी केसेस में ब्लड की जरूरत पड़ती है जहां ज्यादातर में पड़ती है। तो हमारी सरकार इसके बारे में इतनी जागरूक क्यों नहीं है, जब सरकार को ये पता है कि देश के अंदर 2 लाख से ज्यादा थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं, और सरकार को ये भी पता है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, कि अगर 2 थैलेसीमिया माइनर, जैसे आपने बताया, लोग शादी कर लेते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं ये 2 लाख जो नंबर है इसके बढ़ने के। तो सरकार इसके ऊपर रोकथाम का कोई जो है ना कार्य क्यों नहीं करती है? सर देखो, चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, चांस बढ़ ही रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, 2 लाख तो हैं, हाँ। और 10 से 15 हजार बच्चे हर साल और पैदा होते हैं। अब सरकार क्यों नहीं काम कर रही है मुझे नहीं पता। मैं तो एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कर सकता हूँ, कहीं तक बात पहुंचे अगर ये जी। अगर छोटा सा कदम उठाना है, सरकार ये 150 रुपए का टेस्ट है जी। वो भी गरीब जनता के लिए फ्री कर दे। ठीक है, कुछ नहीं करना है सर। डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना हम लोग, जब डिलीवरी होने के लिए बच्चा प्लान कर रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जो गायनेक हमें देखती है, ठीक है, वो 50 किस्म के और टेस्ट लिखती है ना, कई हजारों रुपए के, ये भी कराओ, ये भी कराओ, ये भी कराओ। वो एक टेस्ट ये भी लिख दे, गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दे, ये टेस्ट भी कराना है। ठीक है, तो पता लग जाएगा ना पहले ही कि अगर भाई इनको थैलेसीमिया जैसा कुछ है तो वो बच्चे को रोक सकते हैं ना दुनिया में आने से। क्योंकि दुनिया में आने के बाद तो बच्चे के लिए भी पीड़ा है, उनके माँ बाप के लिए भी पीड़ा है, परिवार के लिए भी पीड़ा है, और वो देश के लिए भी पीड़ा है, क्योंकि देश के बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें उस बच्चे के ऊपर खर्च होती है, चाहे वो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सरकार के बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, हमारे द्वारा टैक्स दिया गया, जो उन बच्चों को ब्लड चढ़ाया जाता है, वो ब्लड कोई फ्री में तो चढ़ता नहीं है, उसकी सरकार पैसे दे रही है ना, उस ब्लड पे दुनिया भर की टेस्टिंग होती है, हॉस्पिटल का बेड भी ऑक्यूपाई होता है जो किसी बच्चे को ब्लड चढ़ता है। अब क्यों नहीं करती? एक छोटा सा काम करना है सरकार को, सरकार रूल बना दे कि जब तक ये टेस्ट आप नहीं करा के आओगे, ठीक है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। ये 15,000 का नंबर तो सिग्निफिकेंटली अगले साल ही 5,000 पे आके रुक जाएगा। बस केवल इतना सा गवर्नमेंट को करना है। हमारे चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे, जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि शादी से पहले थैलेसीमिया माइनर के जो है ना, आप अपना टेस्ट करा लें। मैं तो सर इस बात को पुरजोर तरीके से उठाता हूँ, जहां भी जाता हूँ, मेरा स्लोगन भी है इस बात के लिए कि आप कुंडली मिलान कराएं ना कराएं, शादी से पहले थैलेसीमिया स्टेटस की जांच जरूर कराएं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर हर साल ऐसे 10-15 हजार बच्चे पैदा होते हैं ना, 10 से 15 हजार बच्चे नहीं, परिवार तबाह होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं अपने जीवन में एक बच्चे को भी ऐसे, एक बच्चे को पैदा होने से रोक पाऊं, तो मैं सोचूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। तो आपने तो ये काम बखूबी किया है, शायद जितने लोगों से आप मिले हैं, किसी 1-2 के दिमाग में तो ये चीज आई होगी अब तक। ठीक है, जैसा मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, 19 वर्ष की उम्र में आपने पहली बार रक्तदान किया था, और आज तक करीब 100 से ज्यादा बार आप जो है ना डोनेट कर चुके हैं। 114 बार कर चुका। काफी बड़ा नंबर है। पहले तो अपने आप में ये बहुत बड़ा कार्य आपने जो है ना देश हित के लिए किया है, लोगों की मदद करने के लिए किया है। मैंने कुछ स्पेसिफिक नंबर भी आपके पेजेस पे देखे हैं कि आपने रिसेंट पास में 3.5-4 सालों में, वो मुझे नंबर बताइए, कितना डोनेशन, कितने कैंप्स एंड ऑल? सर जितना मुझे याद है और जितना मैंने नोट किया है, कर पाया हूँ अभी तक जी, तो जैसे मैंने आपको बताया, कोविड के बाद में इसमें पूर्ण रूप से लग गया था ब्लड, तो मैं पिछले 13 साल से देता ही आ रहा था जी। तो उसके बाद कुछ 4-5 महीने तो कोविड चला, तब तो सब लॉकडाउन था, कैंप्स कहीं लगा नहीं सकते थे, कहीं भी कोई रक्तदान शिविर का ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे हम। लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैंने अपनी जिंदगी का पहला रक्तदान शिविर अपने बिटिया के जन्मदिन पे 30 अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइज किया था। बहुत बढ़िया। और 30 अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक 3.5 साल हुए नहीं है अभी, ठीक है, 3.5 सालों में हम 186 रक्तदान शिविरों का आयोजन कर चुके हैं। कैंप इतने आप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। हाँ, मतलब बढ़िया। शायद 3.5 साल में इतने हफ्ते नहीं हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल। और आज हम यहाँ बात कर रहे हैं आपसे बैठे, आज भी हमारा एक ब्लड डोनेशन कैंप गुड़गांव में चल रहा है। बहुत खूब। वो भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ। जी, बहुत शानदार। आपने एक चीज और मुझे बताया था कैमरे के पीछे कि करीब एशिया में आपका कोई रिकॉर्ड है पिछले 4 सालों में। हाँ, ये सर रिकॉर्ड है कि 186 ब्लड डोनेशन कैंप, और इनके माध्यम से, और जो हॉस्पिटल्स में अलग अलग पेशेंट्स के लिए हमारी टीम से डोनर्स ब्लड डोनेट करने जाते हैं वॉलंटियरली, वो सब आंकड़ों को मैं जोड़ूं तो एक आंकड़ा फिगर निकल के आती है सामने, जो कि 18-20 हजार लोगों ने हमारे रक्तदान शिविरों के माध्यम से, और जिनको मैंने प्रेरित किया उस माध्यम से, और अलग अलग अस्पतालों में मिला के 18-20 हजार लोग पिछले 3.5 सालों में हमारी टीम के साथ जुड़ के रक्तदान कर चुके हैं। तो आप लोगों को कैसे रेडी करते हैं फिजिकली और मेंटली डोनेशन के लिए? मतलब ये तो अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये लगता है कि नहीं यार हम क्यों दे। सर मैं इसके लिए तो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है जी। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। इसका मैं बहुत अच्छा, आपको एक वाक्य मुझे याद आ गया, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। मेरे पिताजी की ना उम्र है 59 ईयर्स, ठीक है, और मुझे कोई शर्म नहीं है बात कहने में। लोग तो कहते हैं ना कि भाई देखो, हमारे सामने रोज ऐसे केसेस आते हैं कि वाइफ के लिए हस्बैंड ब्लड नहीं दे रहा, ठीक है,
और मेरे को बहुत दुख होता है। लेकिन मैं अपने घर की बात करता हूँ। मैं सर लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। मेरी मम्मी ने मुझे बताया ये बात कि भाई जब तू पैदा होने वाला था तो 1 यूनिट ब्लड चाहिए था, डॉक्टर ने मांगा था और मेरे पिताजी ने नहीं दिया था। अरे डर गए थे किसी भी कारण से। मेरे फूफा जी ने ब्लड दिया था मेरे लिए, मेरी मदर के लिए। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चे के लिए ब्लड नहीं दिया, ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी। तब तो बहुत यंग थे, स्वस्थ थे, आज भी स्वस्थ है। पिछले 3 सालों से जब से मैं इस सेवा में लगा और मैंने उनको मोटिवेट किया, वो हर 3 महीने में रक्तदान करते हैं। मतलब आज 59 साल उम्र है, 56 साल की उम्र में उन्होंने जीवन का पहला रक्तदान किया। तो जागरूकता सर, हम कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, जागरूकता भी घर से ही शुरू होती है। आज वो हर 3 महीने में रक्तदान करते हैं। 3 महीने से 2 दिन ऊपर हो जाते हैं ना, तो मुझे पूछ लेते हैं घर पे आके, आसपास में तेरा वही नेक्स्ट वीक में ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है या मैं हॉस्पिटल में दे के आऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो अभी तक पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में 11 बार रक्तदान कर चुके हैं। थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं, आप अक्सर उनके परिवारों से भी मिलते होंगे। हाँ, मिलना हो जाता है सर। तो उन परिवार की मानसिकता कैसी होती है? पेरेंट्स क्या सोचते हैं या उस बच्चे की जो मनोदशा है वो कैसी होती है? सर मानसिकता भी सोचिए, जिस बच्चे को और उसके माँ बाप को पहले से पता है एक अचानक दुर्घटना हो जाना, और एक पहले से पता होना कि इस बच्चे को मैं हर 15-20 दिन में ब्लड भी चढ़वाऊंगा, उस बच्चे को भी पता है। और इसके ऊपर दुनिया भर का मेंटल ट्रॉमा भी झेलूंगा और पैसे भी खर्च करूंगा, और उस बच्चे को भी पता है मैं सब ये सब पीड़ा से गुजरूंगा। ठीक है, हर 15 दिन सर 2 महीने का बच्चा है, वो 6 महीने का बच्चा, सुई लगवाना कोई आसान बात नहीं है ना। फिर वो उसके बाद भी मैं ज्यादा साल नहीं जी पाऊंगा, ये बात पहले से पता होना। मेरी कोई जॉब नहीं लगेगी, मेरी कभी शादी नहीं होगी, मेरे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मेरा ट्रीटमेंट इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होने के बावजूद, चाहे वो रिलायंस हो, मैक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई इंश्योरेंस कंपनी मेरी थैलेसीमिया बीमारी को अपने पॉलिसी में कवर नहीं करती है। ठीक है, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? अगर मुझे पता है पहले से, ठीक है, चाहे मैं अभी आपके स्टूडियो से निकलूं और मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन मुझे पहले से पता है मैं तो 4 दिन की जिंदगी है, 4 साल की जिंदगी है, या मेरे बच्चे की इतनी जिंदगी है, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? नहीं, जब ये पेरेंट्स को, जब ये बच्चा पैदा होता होगा, क्योंकि शायद तभी पता चल जाता होगा कि इसको थैलेसीमिया है। बच्चा पैदा होता है ना, हाँ, तो उसको कमजोरी रहती होगी, जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, ठीक है, कमजोरी रहती है, कोई ना कोई दिक्कत आती है, तब हॉस्पिटल लेके जाते हैं पेरेंट्स, तब जब दुनिया भर के टेस्ट होते हैं तब जाके डायग्नोस होता है। कई राज्यों में, अब बिहार, झारखंड, ये उत्तर प्रदेश के जो कुछ गांव हैं, दूर के जिले हैं, इतनी सुविधा भी नहीं है, लोग देसी उपचार कर लेते हैं ना कि चलो ऐसे कमजोर है, वैसे हो गया। कईयों को तो डायग्नोस होने से पहले ही, जो मैं कह रहा हूँ 10-15 हजार बच्चे हर साल पैदा होते हैं, तो वो आंकड़े हैं जो हम पकड़ पा रहे हैं। ज्यादा बच्चे पैदा होते होंगे से, कुछ बच्चों की तो पता ही नहीं लगता, उससे पहले ही मृत्यु हो जाती है। और वो रीजन समझ में नहीं आ पाता पेरेंट्स को, कि बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम थी, ऐसे हो गया। वो तो बाद में पता लगता है जब दोनों पेरेंट्स का थैलेसीमिया स्टेटस चेक होता है कि ये तो माइनर है। हमारे गांव में एक केस है, एक कपल है, उसको 5 बार बच्चे हो चुके हैं और एक भी बार भी वो सरवाइव नहीं कर पाया बच्चा। उसके आज तक उन्होंने टेस्ट नहीं कराया। उसके तो कुछ भी कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है थैलेसीमिया ही हो। तो चांसेस तो हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा केसेस थैलेसीमिया के कौन से पार्ट में इंडिया में देखे जाते हैं? सर सबसे ज्यादा केसेस वही है ना जागरूकता का। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, वैसे तो ये मैंडेटरी होना चाहिए सरकार की तरफ से, कि सरकार बोले ये टेस्ट जो है हर डॉक्टर लिखे और हर किसी के लिए कंपलसरी हो, ठीक है। लेकिन आज भी जो गांव में दूर दराज लोग, तो बेबी प्लानिंग नाम की चीज नहीं होती ना वहां, तो बिल्कुल कि हम लोग तो बच्चा करना है, मान लो प्लान करते हैं, पहले डॉक्टर से मिलते हैं, ठीक है, जो लोग मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, फिर उस अकॉर्डिंग डॉक्टर से सलाह के अनुसार प्लान करते हैं। जो रूरल एरियाज में तो क्या होता है कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता ना, वहाँ डॉक्टर्स इतने एजुकेटेड है। अब सिटीज में तो क्या होने लग गया है, कुछ डॉक्टर्स जो इस बात को समझते हैं, ठीक है, हर काम, देखो हमारे देश में वैसे तो हर काम डंडे से ही होता है कि गवर्नमेंट रूल बना दे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर्स जिनको समझ है वो ये टेस्ट करवाने लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचाव रोकथाम हो जाता है, गांव और दूर दराज में रोकथाम नहीं है इसका, और वहीं ज्यादातर। एक और बात आपको हैरानी होगी जान के, जितने बच्चे हैं ना थैलेसीमिया से पीड़ित, ठीक है, इनमें 85 से 90% जो बच्चे हैं वो है ही गरीब परिवारों के। 85 से 90%, यानी इसका मेजर जो हिस्सा है वो सब गरीबी लोग हैं। हाँ, आपको अपर मिडिल क्लास, हाई क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं दिखेंगे ऐसे। पिछले कुछ सालों में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको पता लगने लग गया, उनको डॉक्टर टेस्ट लिख देता है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जितने लोग आपके कैंप्स में आते हैं, तो आप जो पहली बार ब्लड डोनेट करता है, तो उन लोगों को आप अपनी तरफ से कुछ सर्टिफिकेशन या फिर कुछ नंबर्स वो सब सर रिकॉर्ड? चाहे जो पहली बार करता है जी, वो तो स्पेशल होता ही है, जी, लेकिन चाहे कोई पहली बार करता है, चाहे उसका कोई भी नंबर है, जी, उनको हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। उनको हम प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनको अलग अलग हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें इनवाइट भी करते हैं। जैसे अभी लास्टली हमने 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे इन इंडिया, ओके, तो हमने उस पर एक प्रोग्राम किया था। जी, वहां भी बहुत सारे ब्लड डोनर्स को इनवाइट किया था, वहां उनको फेलिसिटेट किया था, और वो भी बहुत सारे मेजर हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक्स के एचओडीज वहां प्रेजेंट थे जिनको मैंने इनवाइट किया था, उनके हाथों से उनको फेलिसिटेट कराया था। तो ऐसे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते रहता है ताकि उनका मनोबल बढ़े और उनको लगे कि हमने को देश के लिए कार्य किया, हमारा वो एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, तो वो आगे भी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो जो आप ये डोनेशन का कार्य कर रहे हैं, मुझे आपके पेज से कुछ पता चला था कि ड्यूरिंग कोविड शायद आपका नंबर किसी नेशनल टेलीविजन पे फ्लैश हुआ था एक लंबे जी समय न्यूज पे फ्लैश हुआ था सर, एक जी, हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए, और वहां से मतलब वहां से नंबर ऑफ ये कॉल्स आपको मिले? हाँ, ये सिलसिला ही वहीं से शुरू हुआ है एक्चुअली, जो ओके, बड़ा है सिलसिला, क्योंकि वो इतने कॉल्स आने लग गए थे सर, मैं बहुत परेशान होता था, बहुत हताश होता था, क्योंकि अगर 200 300 400 कॉल रोज आ रहे हैं, मैं 2 की मदद कर दूंगा, 4 की कर दूंगा, ठीक है। अब आपका कितना बड़ा ग्रुप हो गया? सर अभी हमारा 4000 प्लस ब्लड डोनर्स का ग्रुप है, दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा ग्रुप मैं कहूंगा अगर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स का कोई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मतलब मैं कुछ ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर तो मोटिवेशन चलो समझ में आ गया कि पड़ोस में आपने पहली बार जो है ना डोनेशन किया, लेकिन जो आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, हर किसी को नहीं मतलब है कि भाई मेरे घर में तो नहीं है ना थैलेसीमिया, मैं क्यों जाऊं, ठीक है, इसको है, ये जाने, इसकी फैमिली जाने। उन लोगों को आप कैसे प्रेरित करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं कि भाई नहीं, तुम्हें करना चाहिए? बताता हूँ सर, जी, देखो इसके दो, जो 4000 डोनर्स है ना, उसमें भी कैसे डोनर्स डिवाइडेड है वो भी बताता हूँ। जी, पहली बात तो घर से होती है, मैंने बताया मेरे पिताजी ने, जिन्होंने यार मेरे लिए ब्लड नहीं दिया, लेकिन वो 56 साल की उम्र में ब्लड दे वो रहे। अपने आप में। अब मेरे घर में मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ ने भी रिसेंटली 4 दिन पहले ब्लड डोनेट किया है जी, फॉर थर्ड टाइम, जी, ठीक है। और मेरे घर घर में मैं काउंट करूं तो 35 to 40 डोनर्स हैं जो रेगुलरली डोनेट करते हैं। चाचा, मेरे कजन्स, मेरे ब्रदर इन लॉ, जीजा जी सब ब्लड डोनेट करते हैं। एक तो चीज होती है ये, मैं जिनसे भी मिलता हूँ उनको प्रेरित करता हूँ, ठीक है। शायद मेरी बातों से आप भी प्रेरित होंगे तो आप भी ब्लड डोनेट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी चीज क्या है, जो 4000 डोनर्स की टीम में आपको बता रहा हूँ, क्या आपको लगता है 4000 डोनर्स को मैंने इतने कम टाइम में जोड़ लिया और मैं उन सबसे कनेक्टेड हो गया? उन सबके नंबर्स हैं मेरे फोन में सेव, 4000 लोग हैं उनके फोन में मेरा नंबर सेव है, जी, ठीक है। वो सब कैसे हुआ है, जिन लोगों की हमने मदद करी है ना, मैक्सिमम लोग उनमें से रिवर्ट बैक होके आए। जो आप अभी पूछ रहे थे कि मेरे घर में तो किसी को नहीं हुआ, मैं क्यों पढ़ू चक्कर में, जिसकी मदर को कैंसर था, ठीक है, और उसके लिए हमने 30-30 40-40 यूनिट ब्लड अरेंज कराया, ठीक है। जब वो ठीक हो गई या ठीक नहीं भी हुई किसी के पेशेंट, तो फैमिली वालों ने कोशिश किया कि हम डोनेट करते हैं? वो उनका बेटा, उनके फैमिली के लोग अब हमारे जो हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें वॉलंटरली आते हैं डोनेट करने। अरे बहुत कि यार शानदार। इन्होंने हमें महत्व समझाया है, हमें महत्व पता लगा जब हमें जरूरत पड़ी, तो वो लोग जुड़ रहे हैं। ये 4000 की टीम में 60% लोग वो हैं जिनकी हमने कभी ना कभी मदद करी मदद की होगी, मतलब ये सोसाइटी को गिव बैक कर रहे हैं फिर। बिल्कुल। कोई ऐसी कहानी आपके पास है कि जिसको सुन करके आप ही हिल गए हो कि यार कैसे कैसे लोग आज जुड़ गए हैं आपके साथ में? सर बहुत कहानी, अगर आप, मैं ये मानता हूँ आप मेरी कहानी, जब हमारी पहली बार बात हुई थी जी, तो आप मेरी कहानी सुन के थोड़ा सा इंस्पायर लग रहे थे कि जी, ऐसे भी लोग हैं। जी, तो मैं जिन कहानियों की बात कर रहा हूँ ना, इन कहानियों से तो ये कहानियां नहीं है, तो रियल लाइफ मैंने एक्सपीरियंस किया, जो देखा है। बिल्कुल, मैं जब देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार हमने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे भी लोग हैं, और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, इतनी मेच्योरिटी है लोगों में। अब मैं, आपने कहानी की बात करी है तो एक वाक्य बताता हूँ आपको, करीबन 2-2.5 साल पुरानी ये बात है। जी, एक 24-25 साल का लड़का सर हमारी जी, टीम के साथ रेगुलरली जुड़ा हुआ है, अब वो 27-28 साल का है, तो कशिश नाम है उसका। जी, तो उसको मैंने एक दिन कॉल किया कि भाई अगर सेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में ना जी, किसी पेशेंट के लिए बी पॉजिटिव प्लेटलेट चाहिए तो आप डोनेट कर दोगे? तो वो हमेशा एक कॉल पे चला जाता, कभी नहीं मना करता। तो उस दिन भी उसने कोई संकोच नहीं किया, वो फटाफट पहुंच गया हॉस्पिटल, ठीक है जी। तो प्लेटलेट डोनेशन की प्रक्रिया में सर 3 से 4 घंटे का समय लगता है। कैसे? जैसे ब्लड डोनेशन तो आप करने जाते हो, फॉर्म फिल करते हैं, जी, आपका HbBP टेस्ट होता है, जी, डॉक्टर स्क्रीनिंग करता है, उसके बाद 5 मिनट का प्रोसीजर होता है, जी, ब्लड डोनेट हो जाता है, टोटल 10-15 मिनट लगती है। जी, लेकिन प्लेटलेट डोनेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, पहले आपका TTI टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट आती है 1 से 1.5 घंटे के बाद। ठीक है, और जो प्लेटलेट डोनेशन की प्रक्रिया है ना, वो भी 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस है। तो आपको 1-1.5 घंटे लेटे रहना पड़ता है, निडल आपकी बॉडी में होती है, और वो मशीन होती है सेल सेपरेटर, ठीक जी, है, एफेरेसिस मशीन बोलते हैं उसको। तो ब्लड
आपकी बॉडी से निकलता है, उस मशीन में ट्रेवल करता है, वो मशीन प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट कर लेती है उसमें से, और ब्लड आपका रिटर्न वापस बॉडी में चढ़ जाता है। ठीक है। तो ऐसा 10-15 साइकिल चलती है उसमें, ठीक है। तो इसमें मिला के 1.5 घंटे का समय लगता है। तो ठीक है जी, मेरा काम है लोगों को कनेक्ट कराना, लोगों की हेल्प हो जाए। मेरे पास किसी रैंडम सोर्स से फोन आता है, भाई मेरे फादर के लिए प्लेटलेट चाहिए अगर सिविल हॉस्पिटल है, मैं किसी को कॉल करता हूँ अपनी टीम के व्यक्ति को, वो प्लेटलेट देने वहां पहुंच जाता है। मेरा काम लगभग मैक्सिमम केसेस में खत्म हो जाता है जी। मेरे पास कोई 2-3 घंटे बाद फोन आता है उस लड़के का जिसके फादर के लिए प्लेटलेट्स डोनेट करने गया हुआ था हमारी टीम से, कशिश। उस कशिश का फोन नहीं आता, उसका फोन आता है जिसके लिए पेशेंट का फोन आता है, पेशेंट के अटेंडेंट का, पेशेंट के बेटे का, हाँ। कि भैया ऐसे बात है। मैंने क्या बात है? तो बताता है जिनको आपने डोनेट करने भेजा था ना, उनकी मदर की डेथ हो गई है। तो ये कैसे हुआ, ये ऐसी, तुम मुझे कुछ जानकारी नहीं दी, ऐसा कुछ मसला है। तो आपको जान की हैरानी होगी, ठीक है, मतलब शायद उसकी आंखों में आंसू आ जाए। उस लड़के को जब मैंने कॉल किया, उसकी मदर खुद क्रिटिकल थी गंगाराम हॉस्पिटल में। ना उसने मुझे बात बताई, ना उसने इस बात का बहाना बनाया, ठीक है। वो फिर भी अपनी मदर को छोड़ के वो किसी और अनजान पेशेंट के लिए प्लेटलेट डोनेट करने पहुंच गया। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। मैंने अभी आपको बताया 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर है प्लेटलेट्स जब वो डोनेट कर रहे होते हैं। वो मिड प्रोसीजर में उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आई थी कि उसकी मदर का देहांत हो गया, ठीक है। अब वो रो रहा है, उसके आंसू आ रहे हैं, रोना स्वाभाविक है। अब जिसके पिताजी के लिए प्लेटलेट डोनेट करने गया है, वो लड़का उसको कह रहा है कि भैया आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आप ये निडल निकाल दीजिए और चले जाइए, ठीक है। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक का स्टाफ, इवन हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी वहां आ गए। वैसी क्योस मूवमेंट हो जाती है तो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं कि भाई ऐसे हम निडल आपकी रिमूव कर देते हैं और हम दूसरा डोनर देख लेंगे, कुछ भी, आप चले जाइए। उस 23-24 साल के लड़के का जवाब बताऊं मैं आपको, आपके हमारे अंदर भी इतनी मैच्योरिटी शायद नहीं होगी। पता क्या कहता है? वो कहता है मेरी मदर के साथ तो, जो मैंने भी फोन पे उसको समझाया कि तू चला जा कशिश, मैं दूसरा कोई डोनर अरेंज कर दूंगा। जिसके फादर के लिए चाहिए वो लड़का भी कह रहा है भाई तू चला जा, ठीक है। वो कहता है विपिन भाई, विपिन भैया करके बोलता है, कह रहा विपिन भैया मेरे साथ तो जो होना था ना हो गया, वो तो बदलेगा नहीं। मैं जिसकी जान बचाने आया हूँ वो काम पूरा करके जाऊंगा। और वो, मैं उस लड़के के लिए हमेशा जब भी उसका जिक्र चलता है, मैं उसके लिए एक लाइन ही हमेशा प्रयोग करता हूँ कि वो जो पौने घंटे का समय, आधे पौने घंटे का समय जो बचा था, ठीक है, तो उस पौने घंटे ना वो रोता भी रहा है, ठीक है, मतलब आंखों से आंसू बहते रहे और हाथ से लहू, लेकिन वो डोनेशन पूरी करके गया है वहां से। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ऐसी कहानियां लोगों तक जानी चाहिए। ये तो यार अपने आप में बहुत भावुक कहानी है और एक तमाचा है शायद समाज के उन लोगों पे जिनको ये पता है कि ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है देश हित के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। अपने ही सब भाई बहन हैं, अपने ही सब हैं, और किसी को अगर ज़रूरत होती है तो हमें करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत सारे ऐसे कशिश तैयार कर दिए हैं अपनी कोशिशों से, तो बहुत खूब। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े और सरकार को भी ये बात पता चले कि आप जैसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो अपने एफर्ट से लोगों की मदद कर रहे हैं, और देश को जो हर रोज 10,000 मौत देखनी पड़ती हैं, शायद उनका सिलसिला एक आने वाले समय में कम हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब सरकार को सब कुछ पता है, सरकार को ये भी पता है कि इतने टेस्ट की ज़रूरत होगी, ये सब हमें जो है ना चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इतनी सारी परेशानियां सामने हैं, तो सरकार एक कोई एक्शन या कोई टीम क्यों नहीं बनाती है इसके पीछे? मैं वास्तविक पूर्ण रूप से तो शायद इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, सरकार क्यों नहीं कर रही, वो सरकार जाने क्यों नहीं कर रही। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है ना कि आंकड़ा छोटा है, सरकार को उन 2 लाख बच्चों की पड़ी नहीं है कुछ, चाहे वो कोई भी सरकार हो, क्योंकि वोटिंग में नहीं जाएंगे वो। हाँ, उनको पता है इनका जीवन ही 10-15 साल का है। वो फिगर होती 2-4 करोड़, वो एक मुद्दा क्रिएट करते, वो सरकार को उनके वोट से फर्क पड़ रहा होता, शायद सरकार देखती उस तरफ, ठीक है। 2 लाख बच्चे हैं, 10-15 हजार पैदा होते हैं, 150 करोड़ में 10-15 हजार की क्या गिनती है। मैं किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी पे किसी नेता को लेकर नहीं, वो हम भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई भी सरकारें पहले भी रही हो, चाहे आज भी, ठीक है, आजादी की बात से किसी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। तो आपके हिसाब से रोकथाम ऐसी हो सकती है कि माइनर शादी ना करें, या कोई और भी तरीके हो सकते हैं? की रोकथाम है ही यही ना, कि 2 माइनर्स की आपस में शादी ना हो। वो कौन सा बहुत बड़ा काम है? मैरिज सर्टिफिकेट इशू ना हो, या लोग के लिए मैंडेटरी हो जाए शादी से पहले टेस्ट कराना। मतलब जैसे अब इन बच्चों को डोनेशन मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई संक्रमण वहां पे बच्चों को हो जाए। होता है। उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके सर बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे क्या होता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने ब्लड डोनेट कर दिया, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ब्लड पे तो टेस्ट होता होगा। बिल्कुल होता है, वही मेरा सवाल है कि ब्लड तो पहले टेस्ट होगा। हाँ। तो क्या होता है, मैं आपको थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है लेकिन समझा देता हूँ सरल भाषा में जी।
हमारे देश में जो मोस्ट कॉमनली आज मेथड यूज होता है ना ब्लड टेस्टिंग के लिए, दैट इज एलाइजा 3rd जनरेशन एंड एलाइजा 4th जनरेशन। ठीक है, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। और आज सबसे एडवांस मेथड जो वर्ल्ड में अवेलेबल है, ठीक है, दैट इज नेट टेस्टिंग। नेट, हाँ, उसको हम न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? एक तो एलाइजा 4th जनरेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एलाइजा टेस्टिंग और नेट टेस्टिंग का विंडो पीरियड का बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, एलाइजा में 45 डेज का करीबन विंडो पीरियड होता है। अब आप विंडो पीरियड के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति को HIV संक्रमण हो गया, ठीक है, उसको भी नहीं पता कि हो गया, जब तक उसको नहीं पता, टेस्ट नहीं कराया। सपोज उसको आज ही संक्रमण हुआ है और वो कल परसों 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद डोनेट कराता है, तो एलाइजा उसको पकड़ ही नहीं सकता। एलाइजा पकड़ सकता है 45 डेज के बाद। विंडो पीरियड का मतलब ये 45 डेज तक तो वो डिटेक्ट ही नहीं होगा एलाइजा मेथड में। वो सेफ है उसके हिसाब से। अब वो ब्लड किसी ना किसी को तो चढ़ेगा। ठीक है, अब वो किसी थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड चढ़ता है, ठीक है, जिसकी जिंदगी पहले ही, मैं किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखता हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, जिस बच्चे की जिंदगी पहले ही नर्क बराबर है, ठीक है, उसकी जिंदगी तो और नर्क हो गई। बिल्कुल, उसको इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ गया है। अब यही हम बात करते हैं नेट टेस्टिंग में। तो नेट टेस्टिंग में विंडो पीरियड रह जाता है मात्र 2 से 3 दिन का। तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई अब सेफ्टी ज्यादा है। हाँ, तो लेकिन वो टेस्ट जो है ना, वो कॉस्टली टेस्ट है। वो टेस्ट करते ही पर डोनर का आपका 900 से 1000 रुपये का खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 1 करोड़ 10-15 लाख यूनिट जो हमारे देश में हर साल डोनेट होती है, तो करीबन 1100-1200 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ जाएगा अगर सारी टेस्टिंग नेट टेस्टिंग के माध्यम से। यानी लेकिन ये हर साल का खर्चा होगा। हाँ, 1200 करोड़। तो गवर्नमेंट तो इसलिए पीछे हट रही है फिर। सर 1200 करोड़ क्या होते हैं गवर्नमेंट के लिए? क्या होते हैं? ये भी बात सही है। अभी एक फ्लाईओवर बनना है, उसमें लगा देते हैं लोग। क्या होते हैं? उस तरफ ध्यान सिर्फ ध्यान नहीं। अब कुछ हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स करने लगे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पेशेंट की पॉकेट से जा रहा है ना, वो उनसे चार्ज कर लेता है हॉस्पिटल। ठीक है, और दिल्ली में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स है। एम्स अब सारा नेट टेस्टिंग करता है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रहा है सर। ठीक है, अभी तक आप कितने थैलेसीमिया पेशेंट से मिले हैं? मैं तो कई हजारों से मिला सर। कई हजारों से मिले। तो उनको उनके चेहरे पे कुछ ऐसा दिखता है भाव कि बच्चों को ये महसूस होता है कि हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम है और ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा? बिल्कुल होता है, लेकिन ना कुछ बच्चे मैंने इतने जिंदा दिल भी देखे हैं, उनको 2, 4, 5, 7 साल की उम्र तक ना समझ आ जाता है मेरे साथ ये चैलेंज है, मैं और बच्चों की तरह नहीं हूँ, मेरे को हर 15-20 दिन में ब्लड चढ़वाना है। उनको ना वो सुई का पेन, जैसे मैं बता रहा हूँ, अब मैं इतनी बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, तो उसमें नीडल लगती है ना, पेन फील नहीं होता है। ठीक है, तो उन बच्चों को भी वो आदत हो चुकी होती है, उनको फील नहीं होता, उनको रूटीन लगता है कि ये तो हमारे को करना ही है, तो वो इसी को जिंदा दिली से जी रहे हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो सोशल मीडिया पे रील्स डालते बना के ब्लड चढ़ती होगी, मतलब उस टाइम तो उनको डिप्रेस होना चाहिए, लेकिन उसको एंजॉय कर रहे हैं। वो बताते हैं अपनी रील्स के माध्यम से कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरे को मैं अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस है उनसे घबरा नहीं रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, जी रहा हूँ। और वो और बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि डिप्रेशन हो। एक्चुअल क्या है, ये एक हेल्थ कंडीशन है, फिजिकल हेल्थ कंडीशन। ठीक है, लेकिन जो बच्चा इससे गुजरता है ना, वो मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अपने जैसे दूसरे बच्चों को उस मेंटल ट्रॉमा से बचाने का भी काम कर रहे हैं। देखो कितना जिंदादिली का काम। कैमरे के पीछे हम बात कर रहे थे, तो आपने कहानी बताई थी मुझे मेरठ की एक लड़की की, उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। मेरठ से एक लड़की आती है सर ब्लड चढ़वाने दिल्ली जी, तो तन्नू अरोड़ा नाम है उसका जी। उसके साथ क्या परेशानी है, उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, बी नेगेटिव है। बी नेगेटिव। और उसको ब्लड चढ़ता है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में। तो उसके साथ तो बहुत परेशानी से जूझ रही है वो लड़की। तो मैं अगर उसकी बात करता हूँ तो मेरी खुद ही आंखें नम हो जाती हैं। एक तो उसके दोनों पेरेंट्स नहीं है, वो छोटी सी कोई किराने की पानबीड़ी टाइप की जो है ना, छोटे से खोखा टाइप दुकान अपनी चलाती है मेरठ में खुद ही। 18-19 साल उस लड़की की शायद उम्र होगी। अब मैं पिछले 3 साल से 3.5 साल से उस लड़की से कनेक्टेड हूँ। कोविड के टाइम पे मेरे पास पहली बार कॉल आई थी। अब वो बसों में धक्के खाते हुए कैसे ना कैसे हर 15 दिन में 20 दिन में ब्लड चढ़वाने आती है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, रेयर ब्लड ग्रुप है, हॉस्पिटल में हर बार अवेलेबल नहीं होता। हाँ, उसको ढूंढ पाना ही मुश्किल है। अब उसने सपोज आज ब्लड चढ़वाया, उसको अगले 15 दिन तो ना ये टेंशन रहती है कि मेरे लिए अगली बार ब्लड का इंतजाम कैसे होगा। वो हमारे ऐसे अनेकों लोगों को फोन करती है कि भैया मेरे लिए ब्लड अरेंज करा दो, मेरे लिए ब्लड अरेंज करा दो। और वो जो वर्ड्स होते हैं ना, कई बार ऐसे कि मेरे को इस बार ब्लड नहीं मिला तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मतलब यार एक चीज सोचो, मैं शायद मानता हूँ ये बात कि हमारे में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ना कोई एक ऐसा पल आता है कि जिस टाइम हमें अपनी जिंदगी भीख मांगनी पड़ती है।
लेकिन वो पल एक बार ही तो आता होगा। हर 15 दिन में अपनी जिंदगी भीख मांगनी पड़े और उससे बदतर जिंदगी है। बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इतनी सैकड़ों कहानियों के बीच आप खुद को मोटिवेट कैसे रख पाते हो भाई? सर मैं ना, ये भी एक जर्नी है। देखो मैंने आपको बताया कि ये हुआ, अपोलो हॉस्पिटल से फोन आया था, थैलेसीमिया के बारे में पता लगा, ठीक है। कशिश वाली स्टोरी है तो वो खुद ही मेरे लिए इंस्पायरिंग बहुत है वो, ठीक है। वो कशिश कहता भी है मैं आपसे इंस्पायर हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं उससे इंस्पायर डेली होता हूँ। जब भी मेरा हल्का सा मोरल डाउन होने लगता है तो कशिश को याद कर लेता हूँ, तो मुझे वैसे ही मोरल बहुत, और कशिश जैसी और बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास, मैं जो आपसे भी साझा करता हूँ। और उसके अलावा ना सर, जैसे वो जी न्यूज पे नंबर फ्लैश हुआ, उसके जो कॉल्स आई, मैं आपको बात बताता हूँ। तो कोविड में एक चीज क्या हुई थी, अभी हम कैमरे के पीछे भी बात कर रहे थे कि जितने भी थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं ना दिल्ली में, वो अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रजिस्टर्ड है, तो उनको वहीं से ब्लड मिलता है, ठीक है। उस हॉस्पिटल के ब्लड बैंक की ड्यूटी होती है उनके लिए ब्लड अरेंज करना, तो जो कि डिफरेंट एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे हमारे साथ भी, और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, ताकि इन बच्चों को हम हेल्प कर पाए कि इनको जो इनकी साइकिल है ब्लड की, हर इंटरवल पे इनको ब्लड बैंक से मिल पाए, ठीक है। लेकिन कोविड में क्या हुआ था, कोविड में कुछ हॉस्पिटल्स को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट ने। अब एग्जांपल लिए हम बात करते हैं जीटीबी हॉस्पिटल। जीटीबी हॉस्पिटल में करीबन 300 बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड है, जिनको जीटीबी के ब्लड बैंक से ब्लड मिलता है। जीटीबी को गवर्नमेंट ने, एलएनजेपी हॉस्पिटल हो गया, इनको गवर्नमेंट ने डेडिकेटेडली कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। अब वो कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर हो गया, कोविड के अलावा कोई पेशेंट नहीं जा सकता। अब वो थैलेसीमिया वाला बच्चा 15 दिन बाद जा रहा है वहां ब्लड लेने, तो उसको वहां से भगा दिया, भाई तेरे को तो ब्लड कह देंगे, तो कोविड डेडिकेटेड हो गया। और कोई हॉस्पिटल वैसे उसको ब्लड नहीं देगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है जीटीबी में, ठीक है। मैं एक जीटीबी एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हर जगह हुआ। अच्छा, पहले ही ब्लड मिलना इतना मुश्किल था, कोविड में ब्लड देने भी कोई ना, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, ना गैदरिंग अलाउड थी, आ भी नहीं सकता, कोई आ भी नहीं सकता। कोई हॉस्पिटल जाके ब्लड देने आए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ब्लड बैंक्स ना बिल्कुल वाइप आउट हो गए थे, ड्रेन हो गए थे, सूख गए थे सब, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे फोन सुने हैं सर। एक माँ फोन कर रही है कि मेरे बच्चे को बचा लो, समझ में आता है। एक बच्चा, क्योंकि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना 10, 12, 15 साल के जो थैलेसीमिक बच्चे हैं, उनको खुद ही समझ में आने लग गई ये सब चीजें। बच्चा फोन कर रहा है, ठीक है, कि भैया प्लीज मेरे को बचा लो, ब्लड दिलवा दो। अब मैं क्या करता था उस दौरान, आप बिलीव नहीं करोगे सर, मेरी ना वाइफ प्रेग्नेंट थी उस टाइम, मेरी 3 साल की गुड़िया थी, ठीक है, और वाइफ प्रेग्नेंट थी, सेकंड चाइल्ड मेरे को होने वाला था। तो मैं डेली कोविड हॉस्पिटल्स में चक्कर काटता था रोज अपनी गाड़ी ले, कभी किसी फ्रेंड को मोटिवेट किया, पकड़ा, चल यार उसके लिए, बच्चे के लिए वहां ब्लड देने चलना है, कभी आरएम में चलना है, कभी वहां चलना है। ये 2, 4, 10 दिन, 15 दिन जब ये सिलसिला चला ना, तो मेरी मदर ने मुझे बोल दिया था बिल्कुल, मतलब स्ट्रिक्टली, कि भाई देख, तू अपने मन से जो भी सेवा कर रहा है कर, मेरी वाइफ के लिए, मेरी बहू पे और इस बच्चों पे, घर पे कोई तेरी वजह संकट नहीं आना चाहिए। मैं 4 महीने, जब तो कोविड चला है, ठीक है, मैं सेकेंड वेव की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है, जो एक्चुअल में और रिस्की वाला कोविड था, मैं 4 महीने सर अलग जगह रहा हूँ। मैं 4 महीने अपने माँ बाप, बीवी, अपनी बिटिया से नहीं मिला हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। और ऐसे ऐसे बच्चों के फोन आते थे कि सर मेरे को प्लीज बचा। अब मेरे को आज भी इतनी हताशा फील होती है कि मैं हर एक की तो मदद नहीं कर सकता, रोज 2-4 लोगों को ले जाऊंगा, ब्लड दिलवा दूंगा। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, एक बच्चा मुझे बहुत, तो बच्चा याद है, क्षितिज नाम था उसका, जीटीबी में उसका ट्रांसफ्यूजन होता था। उसका फोन आया कि भैया मेरे को ब्लड चाहिए, ऐसे नंबर जी न्यूज पे फ्लैश होने के बाद बहुत वायरल हो गया था। मैंने उसको कहा भी मैं करता हूँ कुछ अरेंजमेंट, तो उसका अरेंजमेंट करते करते मुझे 8-10 दिन बीत गए, क्योंकि मेरे पास तो इतने कॉल थे। जिस दिन मैं उसके लिए फाइनली अरेंज कर पाया, तो जब मैंने उसको कॉल बैक किया उस नंबर पे, तो उसकी मदर ने फोन उठाया कि वो तो बचा ही नहीं है। तो ये मेरे लिए ना बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था कि यार, मतलब ये पोजीशन है, मैं अपने ऊपर सर लेके सोचू ना कि मुझे जिंदगी के लिए किसी के सामने भीख मांगनी पड़ जाए, यार मुझे प्लीज बचा ले, तो कैसा फील हो। बच्चा यार हर 15वें दिन उसको यही काम है, ठीक है, उसके पेरेंट्स को भी यही काम है कि लोगों से दरख्वास्त लगानी। उस टाइम तो फिर मुझे लगता है कि कोविड में अगर सिचुएशन ये थी तो बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई होगी शायद, बिल्कुल हुई है। जो नंबर्स आप तक नहीं भी पहुंचे होंगे, जो कॉल्स आप तक नहीं भी पहुंचे होंगे, और कितने ही लोग आपको करेंगे। और ये भी बहुत स्वाभाविक है कि आप कितने ही लोगों की मदद भी कर पाएंगे, एक अकेला क्या ही कर सकता है। बहुत बेहतर, आपने 4000 लोगों की आज टीम बना ली है, तो शायद अभी तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती होगी, उम्मीद करता हूँ कि सर आज भी, ये तो हम बात कर ही रहे हैं ना, 10,000 यूनिट शॉर्ट है हमारे साथ। दिल्ली की बात करें, जहां तक मेरी समझ कहती है और जो फिगर्स कहती हैं कि अगर
हर 10 में से 7 लोगों को ब्लड मिल पाता है दिल्ली में। तो हर 10 में से 3 लोग अभी भी वंचित हैं जिनको दिल्ली में ब्लड नहीं मिल पाता, दिल्ली जैसी सिटी में। ठीक है, क्योंकि दिल्ली की अकेले रोज की 18 से 20 हजार यूनिट ब्लड की रिक्वायरमेंट है। महीने की 5 से 6 लाख यूनिट ब्लड सिर्फ दिल्ली को केवल दिल्ली को चाहिए 6 लाख। सर उसका रीजन है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है, मेजर हॉस्पिटल्स दिल्ली में। राजीव गांधी हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, कैंसर हॉस्पिटल है रोहिणी में, वो एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है। ठीक है, देश के अलग अलग राज्यों से नहीं केवल, बल्कि दूसरे देशों से भी, पड़ोसी देशों से, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान से भी लोग इलाज कराने राजीव गांधी आते हैं। एम्स दिल्ली में है, पूरे देश भर के लोग एम्स में इलाज कराने दिल्ली आते हैं। अब उनका जो ट्रीटमेंट है, कैंसर की बात कर रहे थे हम, राजीव गांधी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, एक एक कैंसर पेशेंट को 100 यूनिट ब्लड लग जाता है सर। कैंसर से मुझे सर एक स्टोरी और याद आ गई। एक पेशेंट था, लड़का 23 साल का, यंग लड़का जी, उदयपुर का रहने वाला, नाम था साहिल बोलिया जी। लास्ट में खैर वो सरवाइव भी नहीं कर पाया कैंसर से, उसकी मौत भी हो गई। लेकिन मैं इस एक एग्जांपल से बताना चाह रहा हूँ, ऐसे और बहुत सारे पेशेंट्स की हमने हेल्प की है। उस अकेले बच्चे के लिए ना करीबन 60-70 यूनिट ब्लड हमारी टीम ने अरेंज कराया था, और उसका ब्लड ग्रुप भी रेयर था, ए नेगेटिव। मैं एक दिन का आपको वाक्य बताता हूँ कि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि राजीव गांधी ब्लड बैंक में ए नेगेटिव ब्लड ही नहीं था, और उस बच्चे को रात को ही ब्लड चढ़ाना बहुत जरूरी था, नहीं तो वो जो उसकी मौत और 10 दिन बाद हुई उसी दिन हो जाती शायद। और उसके फादर से मैं रेगुलरली कनेक्ट था, वो फादर भी उसके 3-4 महीने उन्होंने यही बिताए, दिल्ली में हॉस्पिटल में पड़े रहते थे पूरे दिन। मैं आज भी कनेक्टेड हूँ, मेरी बात होती रहती है। ललित नाम है उनके फादर का, उदयपुर से। वो कॉल आई उनकी 10-10:30 बजे की, ऐसी सिचुएशन है सर। मैंने ना रात को, मेरे को बड़ी हिचक भी होती है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे जहां उम्मीद थी मैंने कॉल किया। लास्ट में मैंने डॉक्टर रसीका को फोन किया। डॉक्टर रसीका सेठिया जी हैं, जो एचओडी हैं बीएल के हॉस्पिटल ब्लड बैंक की। लेकिन देखो, एक महिला को और जो इस पोजीशन पे फोन करते हो इतनी रात को, मुझे बहुत हिचक तो हो रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मैम हेल्प कर सकती हैं शायद। तो उन्होंने बताया उनके पास है नेगेटिव, 1 यूनिट मिल जाएगी। और हमारी टीम से ही एक परितोष जी है, मैं उस दिन अवेलेबल नहीं था, दिल्ली में नहीं था। वो परितोष जी को मैंने कॉल किया, ये परितोष जी काम है, क्योंकि उसके फादर की तो पोजीशन नहीं थी कि वो हिल भी पाए, वो अपने बेटे को संभालने में बहुत व्यस्त थे, रो रहे थे, परेशान थे। वो परितोष जी पहले राजीव गांधी हॉस्पिटल गए हैं, वहां से ब्लड रिक्वेस्ट कलेक्ट की है, फॉर्म कलेक्ट किया है। वहां से सर्दियों की बात है, पिछले नवंबर की, पिछले साल नवंबर, तो पिछले साल दिसंबर की, फुल ठंड का मौसम, और 2 व्हीलर पे वहां से फिर बीएल के हॉस्पिटल ब्लड बैंक में 1-1.5 घंटा क्रॉस मैच में भी लगता है, ब्लड को टेस्ट करके इशू करते हैं वो लोग। ठीक है, करीबन रात को 1 बजे उन्होंने जाके पहुंच के ब्लड पकड़ाया राजीव गांधी हॉस्पिटल में। ठीक है, और जब परितोष जी की बात हो रही है तो मैं ये बता देता हूँ कि वो करीबन अभी तक 200 से अधिक बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। परितोष, हाँ, ही इज 53 ईयर ओल्ड, और पिछले 34 साल से रेगुलर रक्तदान करते आ रहे हैं, और उनके बेटा बेटी भी रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे लगता है हजारों लोग सुनेंगे, और कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं तो 10% लोग भी अगर मोटिवेट होते हैं तो होते हैं मोटिवेट। जब अभी मैं ललित जी की बात कर रहा था, देखो जिन्होंने यंग बेटा खोया 23 साल का, ठीक है, वो फिर भी इस कॉज से इतना जुड़े हुए। अभी कुछ दिन पहले मेरे को फोन आया था उनका कि विपिन मेरे को थोड़ा सा गाइड कर, मुझे ना उदयपुर में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना है। तो कॉज से कनेक्टेड है, चाहे उन्होंने बेटा खो दिया है, ठीक है, लेकिन बहुत एफर्ट्स किए थे सर। हम तो देखो एफर्ट्स कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के आपके पास तो हमारी टीम ने करीबन कम से कम 50-60 यूनिट उस बच्चे के लिए अरेंज कराया था, और खाली उसके लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कोई काउंट ही नहीं है। एक और, जहां इतनी अच्छी प्रेरणादायक स्टोरीज की बात कर रहा हूं ना, मैं, पता है, समाज का दूसरा पहलू भी है, उस पर भी नजर डालने की जरूरत है कि हाँ, जो लोग ऐसे होते हैं कि घर वालों को ही नहीं दे पाते हैं। सर एक ना, पता नहीं मुझे कि मेरे को नाम लेके बोलना चाहिए नहीं, लेकिन नाम मतलब, एक हमारी टीम में बहुत डेडिकेटेड ब्लड डोनर है, युवराज अग्रवाल जी, रोहिणी रहते हैं जी। उनकी मदर को कैंसर था, गंगाराम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता था, ठीक है। न्यूमरस अमाउंट ऑफ, मतलब अनगिनत अमाउंट ऑफ ब्लड उनके लिए भी हमने डोनेट कराया, प्लेटलेट डोनेट कराया, बहुत कुछ अरेंज किया, ठीक है। तो एक दिन मैं ही प्लेटलेट देने गया हुआ था, और रात का समय था, तो टेस्ट की आपको पता ना, रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। तो इतने मुझे ऊपर ले गए वार्ड में कि मम्मी के पास बैठते हैं भैया, इतनी थोड़ी देर बातें होते करते हैं। तो उसने मुझे जो बात बताई ना, आप सुन के हैरान हो जाओगे। वो कहता है मेरे ना दोनों कजन, मेरा भी ऑपोजिटिव ब्लड है, उसकी मदर का भी ऑपोजिट है, तो ऑपोजिटिव प्लेटलेट चाहिए थे, मैं खुद भी डोनेट करने गया था। तो मुझे बताता है, सर मेरे ना विपिन भैया 2 कजन है, मामा के लड़के, दोनों का ऑपोजिटिव है, जिनमें हम जाते हैं अट्टे लड़के हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, तो थोड़ा सा हिचक रहे थे, तो मैंने अपनी नानी को कॉल किया, ठीक है। नानी कौन हुई सर?
पेशेंट की माँ हुई पेशेंट की ना, माँ, ठीक है ना, उसकी मदर पेशेंट है, नानी को कॉल किया कि भाई नानी आप थोड़ा बोल दो उनको, मामा के लड़कों को, और वो नानी का जवाब अगर आप सुनोगे ना, ठीक है, नानी का जवाब ये था, मेरे पोतों का खून फालतू है। अरे आप किसके लिए बोल रहे हो? अपनी बेटी के लिए। पेशेंट कौन? आपकी बेटी, ठीक है, और मेरे पोतों का खून फालतू है, मतलब पोतों को कुछ हो जाएगा उससे। हाँ, डोनेशन से कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोनेशन इज अ वेरी सेफ प्रोसेस, बिल्कुल सेफ, सिंपल एंड मतलब 10 मिनट लगती है। हाँ, 10 मिनट में आप किसी की जान बचा सकते हो। तो ऐसे हजारों कहानियां हैं सर हिंदुस्तान के अंदर, तो बहुत होंगी सर। अब वो लास्टली उसकी मदर सरवाइव नहीं कर पाई, वो लड़का हमारे साथ आज भी जुड़ा हुआ है, रेगुलरली डोनेट करता है, ठीक है। और एक बार के वाक्य ने तो मुझे हिला दिया था, मैंने उसी भाई को, युवराज अग्रवाल जिनका नाम बता रहा हूँ, जिनकी मदर की स्टोरी है, उनको एक बार कॉल किया रात को 11 बजे कि भाई एक बच्चा है 8 साल का, अरहान नाथ, उसको ब्लड कैंसर था, मैक्स साकेत में एडमिट है, ठीक है, उसको प्लेटलेट चाहिए ओ पॉजिटिव, युवराज का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। तो मैंने कहा भैया सुबह पॉसिबल है आप डोनेट कर दो? कह रहे भैया सुबह तो मेरी सगाई है। मैंने कहा यार सॉरी मुझे नहीं पता था, मैं किसी और से ट्राई कर लेता हूँ। कह रहा नहीं आप ये बताओ अभी डोनेशन हो जाएगी? मैंने कहा डोनेशन तो अभी हो जाएगी, मैक्स आके 24/7 लेता है प्लेटलेट, लेकिन सुबह आप सगाई बता रहे हो। प्लेटलेट डोनेशन की प्रक्रिया का मैंने आपको समय बता दिया, सब व्यूअर्स को बता दिया, 4 घंटे। रोहिणी से साकेत जाना 1.5 घंटा, 1.5 घंटा वापस आना, 11:30 बजे मैं उसको रात को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। कह रहा भैया आप ये बातें मत करो यार, ये बताओ डोनेशन भी हो जाएगी? मैं हो जाएगी भाई। कह रहा मैं निकल रहा हूँ, 5 मिनट का फोन आता है, हॉर्न बज रहा था गाड़ी का, मैं निकल चुका, ठीक है, आप अटेंडेंट को बोल दो मैं पहुंच रहा हूँ। जिसकी अगले दिन सुबह सगाई है ना, वो रात को 11:30 बजे घर से निकला है, सुबह 6:30 बजे घर पहुंचा है अपने, ठीक है। और उस दिन उसकी सगाई है और उसको जयपुर जाना है, डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन वाली, ठीक है, वहां सगाई है, 300 किलोमीटर उसको फिर ड्राइव भी करना है। सर उसने वो फील किया है ना अपनी मदर के टाइम पे, उसने फील किया है ना कि मेरे मामा के लड़के नहीं आए थे डोनेट करने, मेरे रिलेटिव्स नहीं आए थे, अनजान लोगों ने हेल्प की थी। और कहीं ना कहीं मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कि उन डोनर्स को अरेंज करने में विपिन भैया ने हेल्प करी थी। तो यार विपिन जी कॉल कर रहे हैं रात को 11 बजे, तो मैं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। बहुत खूब यार, बहुत खूब, बहुत इंस्पायरिंग काम है ये। और ऐसे लोगों को जो है ना भगवान जो है ना दूसरी नजरों से देखता है और अलग दिमाग देता है, अलग दिल देता है कि इतना अच्छा वो कार्य देश हित में कर रहे हैं यार। बहुत खूब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपकी डिटेल्स डालने की, और मैं ये भी कोशिश करूंगा आपसे इसी मंच पे मैं ये बोलता हूँ, ये कमिट करता हूँ कि हाँ, जितने भी लोग मेरे नोन हैं जिनके थ्रू ये बात, आपकी ये कहानी लोगों तक जा सकती है, मैं भरपूर अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, एक इंसान की सबसे खास बात ये होती है कि उसका दिल कैसा है। अगर वो रहमदिल इंसान है तो उसके अंदर वो सबसे बड़ी खूबी है। इतनी कहानी जितनी आज इस पॉडकास्ट में हमने सुनी कि ब्लड जिनको चाहिए होता है या जो डोनेट करते हैं, उन दोनों की मानसिकता कैसी होती है। थैलेसीमिया से पीड़ित 2 लाख से ज्यादा बच्चे हिंदुस्तान के अंदर आज के समय में हैं, लेकिन ये तो केवल वो हैं जिनकी संख्या हमारे सामने है, जो ऑन पेपर्स हैं। कुछ ऐसी भी कहानियां होंगी जो ऑन पेपर्स नहीं है। और थैलेसीमिया माइनर कितने सारे लोग हो सकते हैं इसका भी हमें अभी कोई अंदाजा नहीं है। ऑन रिकॉर्ड हम कहते हैं 6 लाख लोग हैं, 4% भारत देश की पॉपुलेशन यानी 150 करोड़ का। हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो मात्र 1.5 करोड़ यूनिट्स की होती है 1 साल में, यानी भारत देश की पॉपुलेशन का मात्र 1% हिस्सा। लेकिन उसमें भी हम कुछ कमजोर साबित पड़ जाते हैं। कारण क्या है? केवल हमारा स्वार्थी होना, या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। 35 लाख यूनिट हर साल शॉर्टेज है इंडिया के अंदर, जो उन लोगों को चाहिए जो जिंदगी से जूझ रहे हैं, जिनको चाहिए कि कहीं ना कहीं से कोई फरिश्ता आए, कोई एक हवा ऐसी आए कि उनके लिए ब्लड लेकर के आए, डोनेशन लेकर के आए, और उनकी जिंदगी कुछ हद तक ठीक हो सके। जो पहले से ही थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं, आप शायद इस पॉडकास्ट के माध्यम से या मेरी इन बातों के माध्यम से इतने तो प्रेरित हो सकते हैं कि जीवन में बहुत ज्यादा बार ना सही, लेकिन एक बार तो सही, उन बच्चों के लिए, राइट कॉज के लिए आप ब्लड डोनेट कर सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं माननीय विपिन जी का नंबर शेयर करूंगा। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, इनके टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी इस टीम का हिस्सा बनूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो भी पॉडकास्ट के अंतिम चरण तक आए हैं वो इस जर्नी का हिस्सा बने, और देश में जो ये परेशानी है, इन बच्चों को इस बीमारी से लड़ने में शायद हम सब लोग इकट्ठे एकजुट होकर के इनकी मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।